नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजॉय शाह, द्राक्ष संशोधन केंद्र पुणे से बात कर रहा हूं। आज 20 दिसंबर 2023 है और आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से सांगली एरिया में बेरी का ऊपर रोगों का भयानक आक्रमण हुआ है। इस क्षेत्र से हमें सैंपल्स मिले हैं और सैंपल्स का चेहरा इसी तरह का है। बेरी के ऊपर, डंठल के ऊपर या केन के ऊपर काले धब्बे। हमारी ये स्ट्रैटेजी था कि जो भी सैंपल है इसको हम 2 तरीके से इसका जांच करें। एक एंटोमोलॉजिकली मतलब कीटक विज्ञान से और एक पादप रोग विज्ञान से। इसमें यह चीज क्लियर है कि इसमें कोई भी इंसेक्ट अटैक या कीटक की अटैक नहीं है। जितने सारे प्रॉब्लम्स इस बेरीज पे हमें देखे हैं वो है रोगों की और डिजीज की। तो हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसी के हिसाब से हमने ये सारे जो लक्षण बेरी के ऊपर हमने देखे हैं इसको हम आइसोलेशन पे, पैथोलॉजिकली जिसको हम बोलते हैं कि आइसोलेशन पे डाले हैं। आइसोलेशन हम कौन कौन सी पोर्शंस को डाले हैं? हमने डंठल, बेरी, फल और केन की जिस पार्ट में कोई भी काले धब्बे हमने देखे हैं उसको हम आइसोलेशन पे डाले हैं। आइसोलेशन करने के जब हम शुरू किए थे तब हम देखे थे कि इसमें 2 तरीके का जीवाणु आता है। एक जो कि फंगल है, पैथोजन। 2 तरीके का जीवाणु नहीं, पैथोजन। एक है फंगल और दूसरा है बैक्टीरियल। इस स्लाइड में क्लियर है कि पहले जो 3 पेट्री प्लेट है उसमें ज्यादा से ज्यादा फंगल इंफेक्शन है और 4th वाला जो है, जो लास्ट पेट्री प्लेट है, वहां पे हमने देखा है कि डंठल के एरिया से काफी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है। जो फंगल स्पोर है, जो फंगल इंफेक्शन है, उसको हमने जब प्यूरिफाई किया और ध्यान से जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखे हैं उसमें बुर्शी कार्पा के जो बीज है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बुर्शी कार्पा के जो बीज है, जो स्पोर है, वो एकदम क्लियरली दिखते हैं। और ये बुर्शी कार्पा फल के ऊपर जो धब्बे है उसी से ज्यादा मिले हैं। 2 तरह की बुर्शी कार्पा की जो बीज है वो हमें मिले हैं। एक जो आप देख रहे हैं अभी और दूसरा है ये, मतलब एक थोड़ा गोलाचे और एक थोड़ा इलॉन्गेटेड और पॉइंटेड एट द एंड्स। एंड में आप देखोगे तो वो पॉइंटेड है। दोनों तरीके की बुर्शी कार्पा का स्पोर हमें इस कल्चर पे मिले हैं। जब हम हमारे जितने सारे इमेज बैंक है, मतलब कोलेटोट्रिकम या बुर्शी कार्पा के जितने सारे बीज है, वो बीज के जितने सारे फोटोग्राफ्स हमारे पास अवेलेबल था, कुछ इंटरनेट में अवेलेबल था, उसको हम जब कंपेयर किए तो हमें क्लियरली ये जो बीज है इसके साथ पहला वाला जो फोटोग्राफ है उसके साथ मिलता जुलता दिखे है और ये जो बुर्शी कार्पा के बीज है ये दूसरा और तीसरा की जो फोटोग्राफ है उससे मिलता जुलता दिखे है। तो हमारी कंक्लूजन ये रहा कि फल के ऊपर जो काला धब्बा है वो काला धब्बा ज्यादा से ज्यादा बुर्शी कार्पा से आए हैं। दूसरे हमारे जो इंफेक्शन हमने देखे हैं वो है बैक्टीरियल इंफेक्शन। हम जब डंठल और केन के ऊपर और कुछ जगह फलों के ऊपर
ध्यान से देखे हैं और उसको आइसोलेशन पे दिए हैं। क्लियर जो डंठल और केन का एरिया है उसमें से हमारे पास जीवाणु कार्पा का इंफेक्शन क्लियर है, मतलब हमें जीवाणु मिले हैं। हमने जब प्यूरिफाई किए थे 24 घंटे के बाद, जो स्लाइड्स है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, और 48 घंटे के बाद यही जीवाणु कार्पा बड़ा होकर आपको क्लियरली दिखता है कि ये जीवाणु कार्पा है। मतलब हम माइक्रोस्कोपिक कंफर्मेशन के लिए इसको ग्राम रिएक्शन बोलते हैं, उसके पर गए और ये सारे ग्राम नेगेटिव रिएक्शन दिया है और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मिले हैं। डंठल और केन के ऊपर जो काले धब्बे हैं उसमें से ज्यादा बैक्टीरियल इंफेक्शन, और फल के ऊपर जो काले धब्बे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बुर्शी का इंफेक्शन हमने यहां पे डायग्नोस किए हैं। बेरी सैंपल में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि बेरी सैंपल में भी जहां पे ज्यादा से ज्यादा हमें बुर्शी कार्पा मिले थे वहां पे भी 1-2 स्पॉट है जहां से हम जीवाणु कार्पा भी आइसोलेट कर पाए। हमारी ये गेस है कि डंठल और केन से ये जीवाणु कार्पा बेरी के ऊपर आए हैं। बेरी का इंफेक्शन ज्यादा से ज्यादा बुर्शी कार्पा की है। तो एक चीज तो हमारे पास क्लियर है कि सांगली में जो हाल अभी चल रहा है और जहां पे बेरी का इंफेक्शन है उसमें बुर्शी कार्पा और जीवाणु कार्पा दोनों का ही इंफेक्शन है। फल के ऊपर जो धब्बा है वो बुर्शी कार्पा है और डंठल और केन के ऊपर जो है वो जीवाणु कार्पा है। तो हमारे निदान यह है जहां पे एक्सपोर्ट क्रॉप है, एक्सपोर्ट क्रॉप के ऊपर इस स्टेज पे कोई भी केमिकल, कोई भी बुर्शी नाशक या कोई भी जीवाणु नाशक हम यूज नहीं करेंगे। इस टाइम पे हमारे बैसिलस सबटिलिस 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या ट्राइकोडर्मा 2 ग्राम पर लीटर या 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से हम फवारनी करेंगे। टेम्परेचर कम हो चुका है, तापमान कम होने के कारण यह बीमारी अभी फैलेगा नहीं, लेकिन जो हुआ है उसको रोकने के लिए बैसिलस और ट्राइकोडर्मा हम यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट क्रॉप के लिए। लेकिन जो लोकल यूज के लिए है और जो बेदाना बनाने के लिए है वहां पे CIB-RC का मान्यता प्राप्त कासुगामाइसिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 750 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन और एक चीज ध्यान पे रखना है कि ये बेरी अभी हार्वेस्ट की नजदीक आ रहे हैं, तो इसमें रेसिड्यू जरूर होगा, लेकिन बीमारी को रोकथाम करने के लिए ये आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बुर्शी कार्पा के लिए हेक्साकोनाजोल 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, और ये हेक्साकोनाजोल भूरी के लिए भी काम पे आएगा। बैक्टीरियल स्पॉट के लिए कोई भी स्टेप्टोसाइक्लिन का व्यापार हम नहीं करेंगे। हमारा यह है कि स्ट्रेटेजी यह है कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फास्फोरस 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से और उसमें मैंकोजेब 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज अप कर सकते हैं। मैंकोजेब जिस हमने पहले भी हमारे संशोधन केंद्र से ये टेक्नोलॉजी ग्रोअर्स को दिए हैं। मैंकोजेब बैक्टीरिसाइड है, बैक्टीरिया को वो कंट्रोल करता है, तो इसीलिए मैंकोजेब का व्यापार आप जरूर कर सकते हैं। इस स्टेज पे हमारे जो बेरीज खराब हुए हैं उसको हम रिवर्ट करके अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बेरीज बचे हैं वहां पे इंफेक्शन ना फैले इसका हम जरूर कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान पे रखिए, टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ है, हम आशा करते हैं कि ये बीमारी अभी बढ़ेगा नहीं। सांगली एरिया में और हमारी ये ग्रेप क्षेत्र में ऐसे कंबाइंड इन्फेक्शन बेरीज में शायद पहला रिपोर्ट है। हमारे और भी छानबीन चालू है, हम और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोई भी और नया इंफॉर्मेशन आएगा तो हम जरूर हमारे ग्रोअर्स के साथ, हमारे शेतकरी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।